यहाँ पे अभी एक पब्लिकेशन मैंने जो इंटरनेशनली पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन में, और स्पेसिफिकली जो यूरोपियन कंट्रीज है और अर्जेंटीना में कैसी प्रैक्टिसेस होती है उसके बारे में इस पब्लिकेशन में दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी जो किसान भाई आज यहाँ जुड़े हैं वे सभी इसी तरह, यानी यहाँ पे अभी ये टेबल थोड़ा छोटा यानी बारीक अक्षरों में दिखेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का हर किसान भाई अपने अपने क्रॉप के बारे में डेटा इकट्ठा करना जरूरी है। जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम जो चर्चा किए थे उसी के ऊपर यह पब्लिकेशन है, और मैं थोड़ा इस पब्लिकेशन के बारे में चर्चा यहाँ करूँगा, और उसके बाद में अगर कोई किसान भाई ने अपना पेस्टिसाइड का डेटा अगर पिछले सप्ताह में अगर कुछ किया है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यह जो टेबल दिया है इस टेबल में स्पेसिफिकली यही दिया है कि क्रॉप का नाम क्या है। जैसे यहाँ अलग अलग जो क्रॉप यूरोप में ली जाती है या अर्जेंटीना में ली जाती है, जैसा एप्पल है, ब्रोकोली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, तो उसी तरह अपने यहाँ इंडिया में भी हम अलग अलग तरह के क्रॉप्स लेते हैं, और इन सब जो भी क्रॉप्स है आवाज ये हो रहा है क्या? तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके हम लेते हैं, जो एप्पल लिखा है, जो एप्पल के सामने जो आंकड़ा लिखा है कोई पढ़ पाएगा, यानी मुझे पता चलेगा कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? शरद भैया? हाँ सर, पढ़ तो पाएंगे। एप्पल के सामने जैसा देखिए, एप्पल के सामने 3 आ रहा है सर, नंबर ऑफ फील्ड। यस यस, और जैसा उसके बाद में 22 लिखा है, दिख रहा है शरद भैया? जी सर, दिख रहा है, नंबर ऑफ द डिफरेंस। ये एएस अप्लाइड, तो एएस का मतलब है एक्टिव सब्सटेंस, और उसका मतलब है 22 तरह के अलग अलग पेस्टिसाइड एप्पल सेब की खेती में यूज किए जाते हैं। 22 तरह के अलग अलग केमिकल्स। लेकिन आप उसके आगे देखिए, 0 के आगे है 41। अब 41 का मतलब ये है कि 41 बार छिड़काव होता है एप्पल की खेती में। जी सर। और उसके आगे देखिए, जैसा मैं डायरेक्टली थोड़ा सा आगे आगे पढ़ता हूं, एवरेज एक्टिव सब्सटेंस किलोग्राम पर हेक्टर, तो वो वहां पे आंकड़ा आता है 121.86। जी सर। देखिए यहाँ पे एप्पल की खेती में 1 हेक्टर में 121 किलो पेस्टिसाइड पर हेक्टर यूज किया जाता है। अब यह 121 आपको दिखा है शरद भैया? हाँ, 121.86। राइट। तो अब बस उसी में हमें नीचे देखना है हर जगह पे। जैसा 121 किलो प्रति हेक्टर है, पर हेक्टर है, पर हेक्टेयर। उसी में अब आप नीचे देखिए 150 किलो दिखता है, 150
थोड़ा नीचे आओगे, एक 8-10 कॉलम, और यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एप्पल जैसी खेती में 121 किलो पेस्टिसाइड पर हेक्टर आता है, तो कितनी ज्यादा पैमाने पे यह पेस्टिसाइड का उपयोग होता है। और ये डेटा कायपे से आया है, तो एप्पल की खेती में 22 तरह के अलग अलग पेस्टिसाइड का उपयोग हुआ है, 41 बार उसका छिड़काव हुआ है, और टोटल सब मिला के 121 किलो पेस्टिसाइड गया है। तो अब इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे अभी आप में से, जैसा अब मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं, ये स्लाइड क्लियर है पूरा? हेलो, क्लियर है सर। हाँ, तो ये स्लाइड में हमें एक चीज पूरी क्लियर होती है, यहाँ पे अलग अलग तरह के जो पेस्टिसाइड है जो बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में भी यूज होते हैं और दुनिया भर में यूज होते हैं, उनका मैंने सिलेक्शन करके वो पेस्टिसाइड को यहाँ लिया है। अभी इनमें जैसा एक एट्रेजिन नाम का पेस्टिसाइड यहाँ लिखा है 0.36 किलोग्राम पर हेक्टर, और कॉपर 68 किलोग्राम पर हेक्टर है। मैंकोजेब 16 किलो प्रति हेक्टर है। और पैराक्वाट हम लोग यूज करते हैं शरद भैया? सर पैराक्वाट जी करते। तो पैराक्वाट का यहाँ पे डोज पर हेक्टर लिखा है 550 ग्राम, 0.55। ग्लाइफोसेट यूज होता है? ओके सर। होती है सर। होता। तो ग्लाइफोसेट का डोज और पैराक्वाट का डोज यहाँ जो दिया है उतना ही डोज हम लोग यूज करते हैं। जैसा पैराक्वाट का डोज कितना जाता है अपना खेतों में 1 एकड़ में? 1 लीटर, आधा लीटर। और जैसा ये पैराक्वाट, मान लो हम लोग 1 लीटर अगर जाता है तो इसका परसेंटेज कितना होता है, कुछ पता है? पैराक्वाट कितना परसेंटेज में आता है? जैसा हमारे यहाँ वह नुआन करके पेस्टिसाइड यूज होता था, वह 76% होता है। मान लो अगर हम लोग 1 लीटर यूज करेंगे तो 760 ग्राम उसका उपयोग होता है एक्टिव सब्सटेंस का। तो इसी तरह इस पैराक्वाट का कितना प्रतिशत यह होता है? तो मेरा कहने का यही मतलब है कि हम सारे किसान भाई जो अभी यहाँ जुड़े हैं, उन्हें इन सब चीजों के जो बोतल के ऊपर लिखा होता है या पैकेट के ऊपर लिखा होता है उसका विवरण लिखना जरूरी है। तो अभी जस्ट एक एग्जांपल करके ये पैराक्वाट की हम लोग बात करते हैं। तो पैराक्वाट 1 लीटर का अगर डोज जा रहा है तो वह 1 बार जाता है या 2 बार या 3 बार? इस सुखाने में एक ही बार उपयोग करते हैं सर। ओके, और ग्लाइफोसेट? उसका भी एक ही बार करते हैं सर। ओके, और जैसा अभी हम लोगों ने देखा ये एप्पल की खेती में यहाँ 22 बार छिड़काव होता है और टोटल क्वांटिटी 121 है। तो अभी अगर मैं धान की खेती के बारे में पूछूं या गेहूं चना की खेती के बारे में पूछूं या मूंग की खेती के बारे में, तो टोटल क्वांटिटी 1 एकड़ में पूरे सीजन में कितना जाता होगा? एक मोटा मोटा आंकड़ा कोई बता पाएगा? या कोई भी क्रॉप, अभी जितने भी किसान यहाँ है
अगर वो आंकड़ा अगर आवे तो हम लोगों को, जैसा अलग अलग राज्य से अभी लोग उपस्थित हैं, जैसे कोई मध्य प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई हिमाचल से है, तो उसका एक आंकड़ा अगर सामने आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के लिए यह उपयोगी होगा। कि मान लो अगर पैराक्वाटी है, लेकिन जैसा अभी हम लोगों को 2 आंसर मिले, एक किसान भाई ने, तुलाराम जी ने कहा 1 लीटर, शरद भैया ने कहा आधा लीटर। तो उसी तरह वह अगर डेटा हमारे सामने आता है तो जो काम अगर आधा लीटर में होता है तो फिर हम लोग 1 लीटर क्यों यूज करते हैं। और यह जो टेबल चीजें दर्शाता है, इनमें से आने वाले समय में आपके पीढ़ियों में अलग अलग तरह की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं जो लास्ट टाइम भी कहा कि यह सारा जो डेटा है, यह जब तक हम लोग नहीं लिखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि, क्योंकि यहाँ जो एक एट्रेजिन नामक जो लिखा है, यह एट्रेजिन का एक ऐसा भी संशोधन हुआ है, जैसा अभी यहाँ पे 0.36 लिखा है। 0.36 का मतलब, इसका मतलब होता है, एक मिनट है सर, एक कॉल है, 1 मिनट सर। हाँ नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। ॲक्च्युली सर माझे ना गुगल मीटिंग चालू आहे आता, मला फक्त तुम्ही हे पाठवून द्या आधार कार्ड, आणि मी रजिस्ट्रेशन करून मग फोन करतो सर, एक दुपारी फोन करतो मी। हां हां, मी करून टाकेल रजिस्टर। नाही नाही, काहीच अडचण नाही, फक्त हा अटेंडन्स पाहिजे। येस येस, मी करतोय गुगल मीटिंग, मीच लेक्चर देतोय। हा 10 तारखेला सकाळी आहे। तो यह जो डेटा हमें चाहिए, वह डेटा अगर आप सभी लोग मिलकर अगर इसका प्रयास करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से ये सारी चीजें हमारे सामने आएगी। और जैसा मैंने एट्रेजिन का यह जो एक एग्जाम्पल यहाँ देने का कोशिश किया कि 0.36 किलोग्राम, इसका मतलब होता है 360 ग्राम, और 360 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसका जब उपयोग होता है तो इसमें से कुछ ना कुछ उस क्रॉप के रेसिड्यू में आता है। और ये एट्रेजिन का ऐसा रिपोर्ट है कि यह अगर हमारे ब्लड में 50 नैनोग्राम भी चला जावे, 50 नैनोग्राम, जैसा अभी आप सभी किसान भाइयों में से कोई ना कोई नैनो डीएपी, नैनो यूरिया यूज करता है आज की डेट में? जी करते हैं। तो वो नैनो का मतलब क्या है? यानी अगर मैं 1 ग्राम एट्रेजिन अगर कहूं, 1 ग्राम, तो वह कितना नैनोग्राम होता है? एक नैनोग्राम उसका 1000वां हिस्सा रहता है। नहीं मालूम सर। 1 ग्राम मतलब कितना मिलीग्राम? मिलीग्राम तो 1000 मिलीग्राम सर 1 ग्राम में। और 1 मिलीग्राम का कितना माइक्रोग्राम? 10⁻⁻6। उसका -6 का मतलब तो सर वो 0.000 यानी 5 0 और 1, यानी 6 जीरो हो गया। हाँ यस यानी 1 ग्राम का 1000 मिलीग्राम जी। 1 मिलीग्राम का 1000 माइक्रोग्राम जी। और 1 माइक्रोग्राम का 1000 नैनोग्राम। इसका मतलब कितना जीरो आ गया टोटल? 6 0 और 1 7 आ गया ना, टोटल 9 जीरो आया, 9 आ गया। यानी ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम और नैनोग्राम,
वो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनोग्राम। तो 1 पर 9 जीरो, 1 पर 9 जीरो यानी कितना हो गया? वो हो गया 100 करोड़। वो हो गया 100 करोड़। यानी 1 ग्राम, इसका मतलब 100 करोड़ नैनोग्राम। अब आप सोचिए यहाँ पे 1 ग्राम 100 करोड़ नैनोग्राम। एट्रेजिन 360 ग्राम हम लोग यूज करते हैं, 360 ग्राम। तो नैनोग्राम कितना हो गया? यानी उसको 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करना है, 36 करोड़। अब आप सोचिए कि अगर इतना ज्यादा पैमाने पे अगर एट्रेजिन का उपयोग होता है तो 50 नैनोग्राम वो ब्लड में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा सर। क्योंकि अगर 1 ग्राम का मतलब 100 करोड़ नैनोग्राम है तो 360 का तो कितना है, हम लोग अभी मल्टीप्लाई करना भी दिमाग काम नहीं करता है। अब अगर 0.36 की जगह अगर आप लोग ग्लायोफोसेट 10 किलो ले लो, मैंकोजेब 16 किलो ले लो, यहां लिखा है मैंकोजेब 16 किलो, ग्लायोफोसेट 10 किलो, तो इतने बड़े पैमाने पे अगर यूरोप जैसे देशों में इसका अगर उपयोग होता होगा तो आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में यही परिस्थिति है या विपरीत है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी एप्पल की खेती होती है। कोई किसान भाई है यहाँ पे अभी हिमाचल प्रदेश से? अभी नहीं दिख रहा है सर। ओके, अगर एप्पल से यहाँ कोई किसान भाई नहीं है तो मैं, कोई बैगन की खेती करने वाले कोई किसान भाई है? या आप पहले तो बहुत किया सर हमने बैंगन पे। तो बैगन में एक सीजन में कितना छिड़काव होता था आपके समय, आप जब भी करते थे? सर कम से कम 8 होते थे। और आज की क्या परिस्थिति है आजू बाजू वाले तो मैंने सुना सर 20 से 30 स्प्रे होते हैं, क्योंकि बोरर जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा सर। और कोई किसान भाई है जो आसपास की बैगन की खेती में कितना छिड़काव होता है, कोई बता पाएगा? हाँ सर, 15-20 तो होते होंगे, क्योंकि तना छेदक और फल छेदक तो कंट्रोल होते ही नहीं। शरद भैया कह रहे हैं जैसे, वो कितना ही स्प्रे कर दें चाहे आप। तो महाराष्ट्र में कुछ किसान भाई है जिन लोगों से हम लोगों ने डेटा लिया था, कोई किसान भाई 40 छिड़काव करता है, कोई 50 करता है, और कुछ किसान भाई 60 छिड़काव तक गए हैं। अब आप सोचिए कि मैं अगर आपको पूछूं कि अभी चने की खेती होने वाली है या शुरू हुई है, तो चने में कितने छिड़काव होते हैं? एक तो हो गया फंजीसाइड का सर, फंजीसाइड मिला के बो दिया, और फंजीसाइड का कल मैंने स्प्रे कर दिया। और कितने होते हैं टोटल? जैसे यहाँ बैगन में 50 होने लगे हैं, तो चने में कितने होते हैं आज के डेट में? ये आवश्यकता के अनुसार होते हैं, 3-4 अगर मौसम के ऊपर डिपेंड करता है जी। यानी 3 से 4 छिड़काव कम से कम होते ही है, बराबर जी। तो इसी चने की खेती में आज के 20 साल पहले कितने छिड़काव होते थे? कोई कुछ नहीं होता। यानी हम लोगों ने जहां पे एक छिड़काव भी नहीं होता था वहां पे हम लोग 4 छिड़काव तक आ गए। शरद भैया ने जो कहा कि बैगन की खेती में 7-8 छिड़काव होते थे, वहां पे 20 से 25 या अलग अलग जगहों पे वो 40 तक, 50 तक या 70 तक गए हैं। तो ये सब चीजें क्या सामने लाके रखती है, उसका यही मतलब है कि हम अगर मान लो हमारा बुखार पैरासीटामोल से अगर ठीक होता है, लेकिन हम लोग पैरासीटामोल की आदत डालेंगे तो आने वाले समय में पैरासीटामोल से बुखार कम नहीं होगा, हमें एंटीबायोटिक का जरूरत पड़ता है।
और उसी तरह ये पेस्टिसाइड के डोसेस हम लोगों ने बढ़ाए, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हम लोगों ने बढ़ाए। और यहाँ अगर मैं टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करूं, यानी यह जो पर हेक्टर जो डोज यहाँ पे दिया है 121 किलो एप्पल में, या अलग अलग पेस्टिसाइड सारे मिला के अगर एक प्लस किया जाए तो कितने बड़े पैमाने पे वह नैनोग्राम हो जाता है, और वह हमारे शरीर में अलग अलग माध्यमों से जाता है। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आज हम लोग जो बैगन खा रहे, उस बैगन के वो फल में पेस्टिसाइड है। आज जो गोमाता का दूध हम लोग पी रहे उसमें पेस्टिसाइड है। और यहाँ तक के कि अभी जो पानी के स्रोत है, जो पानी हम लोग पीते हैं, उस पानी में भी पेस्टिसाइड है। यानी हम लोगों ने इन पेस्टिसाइड का इतना ज्यादा पैमाने पे यूज किया है कि वह जल स्रोत को खराब कर रहा है। पानी में पेस्टिसाइड हुआ है, उसकी वजह से मिट्टी में पेस्टिसाइड बढ़ा है, और मिट्टी में पेस्टिसाइड बढ़ा है उस वजह से वह पौधे में आ रहा है। और मान लो वही मक्के में आने के बाद वही मक्का गोमाता को खिलाई जाती है, और उसी गोमाता के माध्यम से हमें पेस्टिसाइड मिलते हैं। और आज माता के दूध में भी पेस्टिसाइड मिलना शुरू हुआ है, और यह आज से नहीं तो पिछले 30-40 सालों से यह पेस्टिसाइड दिखना शुरू हुआ। किसी का माइक चालू है, अशोक भैया माइक बंद कर। तो यह जो पेस्टिसाइड जो हर जगह पे फैला हुआ है, तो उसकी अगर हम लोग जानकारी ना रखे, कितना क्वांटिटी में जा रहा है उसका अगर हम लोग ना लिख के रखे, तो आने वाली पीढ़ियों में जो दिक्कतें हम लोग आज देख रहे, आने वाले समय में अगले 20 साल बाद या 10 साल बाद सिचुएशन क्या रहेगी, बहुत पैथेटिक रहेगी। यह हमें आज ही दिखता है। क्योंकि मैं अगर सिंपली शरद भैया को एक सवाल पूछूं कि आज उनके पापा आज इस उम्र में भी सारी चीजें अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन पापा के उम्र तक शरद भैया जब जाएंगे तो उसी फुर्ती से काम कर पाओगे शरद भैया? सर मुश्किल लगता है। योग करेंगे तो कर पाएंगे, योगा घर में रहे तो कर पाएंगे। लेकिन पेस्टिसाइड अगर होता रहा योगा के साथ में तो नहीं अशोक भैया, सर का कहना है जैसे अभी इस समय जो बीमारियां चल रही हैं, जैसे शुगर की बीमारी है और बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक एटमॉस्फेयर के कारण कैप्चर्ड कर रही लोगों को, और वो कमजोर कर रही कहीं ना कहीं। और पुराने लोग तो आज भी बीमार नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं है, वो एक गोली भी नहीं खाते आज भी, और 87 में आज वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ये सर का कहना। तो यह जो चीजें है शरद भैया, मेरा सिर्फ यही कहना है कि हम लोग पिछले 2 या 3 सप्ताह से यह कोशिश कर रहे हैं कि हर किसान भाई अपनी फसल है, उस फसल में कितने छिड़काव होते हैं, हर छिड़काव में कौन सा फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, टॉनिक है, वो यूज होता है, वो लिख के रखे, टोटल क्वांटिटी करे और पर एकड़ डेटा आप लोग निकाले, और उसके बेसिस पे हम लोग मान लो हम लोग चना हमारा जो फाइनल यील्ड आता है, तो 1 किलो चना में कितना पेस्टिसाइड आता है, वह पेस्टिसाइड मान लो अगर आपका 1 किलो में जो रेसिड्यू आएगा, उस रेसिड्यू के बेसिस पे वह चने की दाल हमें खाना चाहिए
या नहीं खाना चाहिए। और जब जो मैंने पैराक्वाट के बारे में बात की थी, उसका रीजन ये था कि पैराक्वाट हम सुखाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मान लो आपने आज वो सुखाने के लिए छिड़काव किया, तो छिड़काव करने के कितने दिन के बाद में मूंग की फसल हार्वेस्ट की जाती है? 3 दिन बाद। अगर आज छिड़काव किए 3 दिनों के बाद में पैराक्वाट उसमें से निकल जाएगा या उसमें रहेगा मूंग की फली में? रह जाता है सर, वो तो सोख लेता है। टोटली रहता है। तो जो मूंग का दाना है, मान लो गलती से वह मूंग का फली से मूंग का दाना दाल मिल से निकलकर डायरेक्ट आपके पास में आ गया और आपने अगर वो कंज्यूम किया, तो उसका एक्सेप्टेबल डेली इनटेक वैल्यू होता है ADI, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक। यानी पैराक्वाट आपको कितना खाना होता है, यहाँ पे जो लिखा है, जैसा पैराक्वाट 550 ग्राम है, तो आपका यह डोज अगले सप्ताह आप मुझे बताइए कि सर 1 लीटर जाता है वो पर एकड़ में। नहीं, उसका परसेंटेज कितना और है? 5 कुंटल की एवरेज आती है। नहीं, तो परसेंटेज कितना होता है पैराक्वाट का? 34%। ओके, यानी अगर हम लोग एक 30% भी अगर पकड़े और 1 लीटर अगर जाएगा, तो इसका मतलब यानी 300 ग्राम तक पेस्टिसाइड पैराक्वाट आपका जाता है, बराबर? जी जी। अगर एग्जैक्ट बोले तो 340 ग्राम जाता है। तो अब आप सोचिए कि अगर 340 ग्राम आपने 1 एकड़ में छिड़काव किए, आपकी ईल्ड आई है, ईल्ड कितनी आई? 5 क्विंटल। 5 कुंटल एवरेज। यानी 5 क्विंटल में 500 किलो में आपने छिड़काव किया था 340 ग्राम, लेकिन 340 में से हम मोटा मोटा ऐसा कहते हैं कि सिर्फ यानी 5% ही फसल के ऊपर जाएगा, बाकी 95% मिट्टी में जाएगा। क्योंकि नहीं सर, ये तो पूरा फसल पे जाता है, क्योंकि फसल पूरी ढक लेती है उस समय। नहीं, मैं ऐसा मान रहा हूं कि जी जस्ट 5% गया है। जी सर, जी सर। तो इसका मतलब सिर्फ 17 ग्राम गया है, क्योंकि अगर 10% पकड़ेंगे तो 34 ग्राम हुआ, और 5% भी अगर पकड़े तो 17 ग्राम हुआ, बराबर? जी सर। अब यह 17 ग्राम आपका गया है 500 किलो के ऊपर, बराबर? जी सर। तो अब उसमें से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हुए नीचे आए कि 500 किलो के जगह 50 किलो, तो 50 किलो पे 1.7 ग्राम गया, 5 किलो पे 170 मिलीग्राम गया है। लेकिन अगर हम लोग नैनोग्राम की बात करें तो यह 50 नैनोग्राम से ऊपर जाता है जी। 50 के ऊपर तो पक्का जाएगा, क्योंकि हमें 0.17 ग्राम का मतलब 10 करोड़ के ऊपर हो गया, 10 करोड़ नैनोग्राम। अब आप सोचिए कि 50 नैनोग्राम अगर आपके ब्लड में चला जाए तो दिक्कतें कैंसर जैसी होती है, दिक्कतें डायबिटीज जैसी होने लगी है, और इनके सारे पब्लिकेशंस है अवेलेबल। और अभी आप सभी लोगों को एक पार्किंसंस डिसीज करके कुछ पता है? पार्किंसंस? जी, नाम सुना है। क्या होता है पार्किंसंस में? हाथ पैर कांपते हैं उसमें। हाथ पैर कांपते हैं, बराबर? हाथ पैर हिलने लगते हैं। हाथ पैर हिलने लगते हैं। इस बीमारी का पेशेंट हर देहात में, मान लो जहां पे पॉपुलेशन 1000, 2000, 3000 है, 1-2 पेशेंट आसानी से मिल जाते हैं। जी, यानी चाय पीते समय हाथ हिलता है। जी जी, ऐसे पेशेंट मिलते हैं। जी जी, मिलते हैं सर। याद नहीं रहता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, आंखों से धुंधला दिखता है,
तो अलग अलग तरह की बीमारियां आजकल इन पेस्टिसाइड के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। और 4 साल के बच्चे को चश्मा ऐनक होता है या नहीं होता है? जी पहली कक्षा दूसरी कक्षा के बच्चे आजकल ऐनक पहने हुए देखते हैं या नहीं? जी दिखते हैं। और वही जो बुजुर्ग लोग हैं आज भी चश्मा नहीं पहनते। तो ये 3 या 4 पीढ़ियों में ही इतना असर दिखना शुरू हुआ है। जो 1950 से पहले जिनका जन्म हुआ, जैसा मैंने शरद भैया के पापा का एक एग्जाम्पल बताया, जो 1950 के पहले वाले हैं और 2010 के बाद वाले, उनकी जो सेहत है उसमें बहुत हमें अंतर दिखता है, खान पान और ये सारी चीजें भी। तो मुझे आप सभी से यही एक विनती है कि आप सभी लोग जो आप खेती में पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसका छोटा सा नोटबुक बनाइए, टोटल क्वांटिटीज निकालिए, और यह डेटा अगर आप लोग दोगे तो हम भी ये सारी चीजें, जैसा यहाँ एक टेबल बना है या ये टेबल अगर बन जावे तो हम लोगों के सामने सारी चीजें आएगी। मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली आज मैं यही मेरा समापन करता हूँ, और आने वाले समय में भले ही 1 सप्ताह लगने दो, 1 महीना लगने दो, लेकिन आप लोग इस तरह का अगर टेबल आप लोग बनाओगे तो हम लोग इस तरह का डेटा निकालेंगे, और इस डेटा पे से पर किलोग्राम चावल, पर किलोग्राम चना, पर किलोग्राम मक्का में कितना पेस्टिसाइड कौन सा जाता है वह हम लोग निकाल पाएंगे। और हम हमारे खाने में, क्योंकि मैं मूंग के बारे में स्पेसिफिकली ज्यादा क्यों बोला हूँ, क्योंकि मूंग स्प्राउट करके खाने की आदत है लोगों में। मूंग तो यानी डायरेक्ट पानी में भिगोया जाता है, स्प्राउट होता है और वो खाने की आदत है। बिल्कुल सर। तो उस केस में मूंग में का यह पैराक्वाट निकलेगा या उसी में गड़ा रहेगा? उसी में रहेगा सर। तो आप सोचिए कि जो स्प्राउट खाते हैं तो वो कितना नैनोग्राम सर पवन सर जी का हैंड रेस है, अगर आप Yes, कहें तो please. बुला लें। यस बुला। जी सर, आइए सर। मेरा तो हो गया आज, जस्ट मैं ये स्टॉप करता हूँ शेयरिंग भी। जी ओम। जी पवन सर। किसी का हैंड रेस नहीं है भाई? पवन सर का हुआ था जी। हाँ हुआ है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। पवन सर जी आवाज नहीं आ रही। अरे मेहरा जी नहीं आ रही तो अब जब नेटवर्क शायद डिस्टर्ब होगा उनका, पवन सर का, तो इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। और आदरणीय डॉक्टर संतोष साहब से में जो आप मूंग की बात कर रहे थे सर, मूंग में अभी हमने नर्मदापुरम जिले के ग्राम निरखी में जब मैं किसानों को प्रशिक्षण दे रहा था, उस समय एक रघुवंशी जी हैं, उनकी उम्र थी 73 वर्ष उस समय, आज से 3 साल पहले की बात है। और हम रमेश चंद्र मेहरा जी मेरे साथ में थे, ये किसानों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मूंग कट जाने के बाद मूंग का खेत गर्मियों में खाली डला रहा, जब पहला पानी मूंग के खेत बरसा और मूंग के खेत से जो पानी नाले में गया, तो नाले में जाने के बाद नाले की मछलियां मर गई। वो पानी बह के 1 किलोमीटर दूर नदी में जाने के बाद जो गड्ढों में पानी रहता है बरसात के पहले कहीं कहीं भरा रहता है, उस पानी में खेत का पानी बह के गया और मछली मर गई पूरी। यह बात, इतना जहर मूंग के खेत से गया सब बह के। ये यथार्थ रमेश चंद्र मेहरा जी इस बात के गवाह, मेरे पास वीडियो है सर।
जी, मेरी मेरी आवाज आ रही है अब? यस यस। जी जी, धन्यवाद। जी सर, आ हाँ, रही मैं आ अब रही। दूसरे से कनेक्ट हुआ तो उसमें आ गया। मैं सबसे पहले तो आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर संतोष चौहान जी को बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि परसों आपके द्वारा नाइजीरिया के और कुछ एक अन्य देशों के साथ जो वेबिनार हुआ काफी सफल रहा। मैं पूर्ण रूप से उसमें नहीं जुड़ पाया था क्योंकि मैं दूसरी जगह पर भी था, लेकिन मुझे लगता है कि उसका एक अच्छा प्रभाव मेरे ख्याल से करीब 25-30 लोगों को, किसानों को, वॉलंटियर्स को, महिलाओं को, वहाँ बड़े एक दूरस्थ एक राज्य है नाइजीरिया का, बहुत कई तरह की वहाँ समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बैठे एक जगह पर बैठे, प्रोजेक्टर लगाया गया और डॉक्टर संतोष चौहान का लगभग 1 घंटे तक तो उद्बोधन हुआ। और उसके बाद की जो घटना हुई है, मैं इसलिए कहा है कि डॉक्टर संतोष चौहान ही इसके बारे में बताएं, क्योंकि मेरा नेटवर्क वहां पर भी समस्या हो गई थी, मैं बाद में कुछ नहीं सुन पाया, तो वहां पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही, क्या उन्होंने किया, इसके बारे में भी आप संक्षेप में बता दीजिएगा डॉक्टर चौहान। दूसरा, मेरे मुझे ये कहना है कि ये जो पेस्टिसाइड वाला आपने नैनोग्राम तक जाके और उसको उपज के साथ जो कोरिलेट किया है, इसका एक और चीज की मुझे लगता है कि आवश्यकता है कि हमारा जो उसका क्या कहते हैं, उसका केमिकल का डिग्रेडेशन का जो टाइम है, हर एक केमिकल का शायद वो अलग अलग होता है, तो उसमें से किसी एक केमिकल का डिग्रेडेशन टाइम की वो 50% कब होगा, उसका 50% कब होगा, मतलब उसकी जो डिग्रेड होगा उसकी कितना समय लगेगा, जिससे कि हम उसमें उसका उसको समझ सकें। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि एक तो हमें समय का पता लग जाएगा कि, और ये सामान्य रूप से ये सब चीजें पहले बताई जाती थी, लेकिन अब उतना ज्यादा उसका प्रचलन नहीं है कि स्प्रे होने के कितने दिन बाद आपने फसल को हार्वेस्ट करना है और कितने दिनों तक उसका पेस्टिसाइड का प्रभाव उस लेवल तक रहेगा जब उसमें एक नुकसानदायक स्थिति में होगा, जो आपने आज वो टर्म भी यूज किया कि वो मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरा जो मुझे लगता है, केवल पेस्टिसाइड ही नहीं है, क्योंकि जो पानी का इस्तेमाल हमारा ग्राउंड वाटर में हो रहा है, या नदी का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो भी जहाँ का भी पानी, कई जगह पर उसमें एक कॉकटेल मिला हुआ है। उस कॉकटेल में न केवल पेस्टिसाइड है, बल्कि उसमें हेवी मेटल्स भी हैं, उसमें बाकी आपके कोलिफॉर्म बैक्टीरिया भी है, उसमें हम बैटरी बैटरी और बाकी सब चीजों का भी उसमें मिलन हो जाता है, वो सब मिक्स हो जाती हैं। सीवेज है, तो सब चीजों का उसका एक खतरा जो है मंडरा रहा है, उसके ऊपर माइक्रोप्लास्टिक का खतरा। तो माइक्रोप्लास्टिक भी कितना लेवल तक, कितने नैनो उसका पार्टिकल्स होंगे, उसकी उसकी चौड़ाई लंबाई कितनी होगी, कितना उसका वजन होगा, इस विषय पर भी मुझे लगता है कि हमें इसमें जरूर जानकारी होनी चाहिए। और एक बड़े सिंपल सा टेबल में अगर इसको रखा जाए, और उस चीज को मुझे लगता है कि हमें उसका प्रिंट निकाल करके अपने अपने सामने रोज रखना चाहिए जहां पर हम काम करते हैं, ये तभी हम उसके बारे में हम समझ पाएंगे कि स्थिति कितनी भयावह है। तो मैं निवेदन ये भी करना चाहूंगा कि जो पानी का हम उपयोग कर रहे हैं, और पानी का उपयोग फिर गाय को और फिर दूध के माध्यम से वो परिवर्तित हो जा रहा है, तो उसमें किन किन चीजों का हमें टेस्ट करना चाहिए, पानी के क्या क्या पैरामीटर्स को टेस्ट करना चाहिए। तो एक तो आइडियल है कि हम पेस्टिसाइड का कर लें, हैवी मेटल्स का कर लें, कोलिफॉर्म का कर लें, लेकिन इसके अलावा और भी क्या चीजें करनी चाहिए, और उसको हम नैनोग्राम्स में और पेस्टिसाइड के साथ जब उसका इस्तेमाल उपयोग देखते हैं, तो वो हमारे शरीर में किस तरह से अंदर जा रहा है, और वो शरीर के कौन कौन से पार्ट में ज्यादा अक्यूमुलेट हो रहा है। जैसे कि फैट में तो जरूर अक्यूमुलेट होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपके ब्लड में भी घुस रहा है, और चीजों पर भी जो बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, लंग है, हार्ट है, वहां पर भी जाकर के इसका ये प्रभाव हो रहा होगा, और ये धीरे धीरे उस चीज को वहां पर भी, वहां की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उसको डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो इसलिए जो खतरा है, और वो केवल पेस्टिसाइड का ही नहीं, बल्कि और जो चीजें मानव ने जिसका निर्माण किया है, उन सब चीज का खतरा जो है हमारे ऊपर मंडरा रहा है, और हम अनजाने में, क्योंकि ये नैनोग्राम्स की जब हम बात करेंगे, या नैनो मीटर की बात करेंगे, तो ये हमें दिखाई नहीं देता है। जब दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए उसको कैसे उसको कर सकता है, ये अनजान शत्रु की तरह है जो हमें धीरे धीरे खोखला कर रहा है।
और हमारी क्षमताओं का जो है वो कम होती जा रही है। तो हम इसमें भी अगर हम सोचें कि खाली योग करने से ही हम सब ठीक होंगे, तो शायद ये भी उतना वो नहीं है। हमें इसके साथ ही और भी जो चीज़ें हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं मेरे जो कुछ इसमें प्रश्न थे, इसमें मुझे आशा है कि इस विषय पर भी डॉक्टर चौहान से मार्गदर्शन, लेकिन सबसे पहले सकोटो राज्य का एक दूरगामी जो प्रोविंस है, उसमें हम आपके जो अपने अनुभव रहे, आपके व्याख्यान के बाद जो चर्चा रही, और उसमें शायद कुछ गणमान्य व्यक्ति भी थे उस राज्य के, तो उसके बारे में भी डॉक्टर चौहान आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा। आपको और कैसा लगा इस चीज में? एक्चुअली वहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो जिन्होंने लेक्चर दिया था सॉइल हेल्थ और स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बात की उन्होंने, और किस तरह ऑर्गेनिक करने से सॉइल हेल्थ इम्प्रूव होता है। तो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि यानी जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है, सारे लोग आके बैठ के ये सारी चीज़ें सुनते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सच में देखा जाए तो उन सब जगह पर इन चीज़ों की ज़रूरत है। और एक मैंने मेरे लेक्चर के बीच में रुकिया जी से बात की थी, यानी लेक्चर शुरू होने से पहले मैं रुकिया जी से बात किया था कि जो आज मैंने टेबल यहाँ प्रेजेंट किया वह यूरोप में से उस पेस्टिसाइड का डेटा आया है। और अगर हम लोग इतना बड़े पैमाने पे यानी 100 किलो से ऊपर पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन होने लग गया है कुछ कुछ क्रॉप में पर हेक्टर, और वहीं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, स्पेसिफिकली नाइजीरिया है, तो इन जगह पे पेस्टिसाइड आज भी बहुत कम मात्रा में जाती है, और उसी वजह से वहाँ हेल्दी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहने लगी है। और आज जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि जहाँ बैगन में 8 छिड़काव होते थे, वो छिड़काव आज 40-50, कभी कभी 60-60, 70-70 छिड़काव होने लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें सच में सोचना चाहिए। और आज अगर सोकोटो, नाइजीरिया या साउथ अफ्रीकन देशों में अगर पेस्टिसाइड का उपयोग कम है, तो फिर जैसा पढ़ा लिखा आदमी सही कर रहा है या ना पढ़ा हुआ कर रहा है, ये सोचने की बात है। और जैसा पवन जी ने एक जो सवाल पूछा कि कितने दिनों से पहले, हार्वेस्टिंग के कितने दिन पहले छिड़काव होना चाहिए, तो उसको प्री हार्वेस्ट इंटरवल PHI कहा जाता है। तो प्री हार्वेस्ट इंटरवल हर पेस्टिसाइड का होता है, एज पर क्रॉप होता है। पर जितना भी स्टडी हुआ है, साइंटिफिक स्टडी, वह मेनली अंगूर के क्रॉप में हुआ है इंडिया में। बाकी कोई भी फसलों में अभी थोड़ा बहुत अनार की खेती में लोग काम करते हैं, लेकिन बाकी अगर कोई भी क्रॉप का हम लोग डेटा अगर निकालने का कोशिश करें, वो डेटा निकलना बड़ा मुश्किल है। यानी अब आप लोग ही देखिए, हम लोग पिछले 3 सप्ताह से इन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। मैंने मेरे तरफ से एक्सेल शीट बना के PDF बना के भेजा है, लेकिन आंसर नहीं आया है। 15 दिन हो गए। यह पेस्टिसाइड जैसा मैंने वो टेबल पहले टेबल में दिखाया कि एप्पल में इतने छिड़काव होते हैं, दूसरे टेबल में पर हेक्टर इतना डोज जाता है, अलग अलग पेस्टिसाइड इतना जाता है। तो यह जो डेटा की ज़रूरत है वह इसलिए है कि वह हमारे हर कण कण को कंटामिनेट कर रहा है। और जैसा शुरुआती दौर में इसने मिट्टी को खराब किया, वो खराब मिट्टी की वजह से पानी खराब हुआ, और आज मिट्टी और पानी खराब होने की वजह से हवा खराब हो चुकी है। अब आप सोचिए कि अगर हवा खराब हो गई है, हवा दूषित हुई है, तो आने वाले पीढ़ी को किस तरह का ऑक्सीजन मिलेगा और किस तरह से उनका प्रकृति रहेगा। तो यह चीज़ें सोचने जैसी है। मुझे ऐसा लगता है कि मान लो अभी कक्षा में अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे 39 पार्टिसिपेंट्स हैं,
तो 2 या 3 पार्टिसिपेंट भी अगर यह डेटा अगले सप्ताह तक दे देवे, और ज्यादा नहीं चाहिए, आपने ये छिड़काव किया है, इतना टोटल क्वांटिटी किया है और उसका इतना परसेंटेज है, फाइनल इतना गया है, और तुम्हारी ईल्ड जैसा अभी शरद भैया ने कैलकुलेट भी किया कि 5 क्विंटल चना आता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे और उसी के बेसिस पे फिर एक्सेप्टेबल डेली इनटेक वैल्यूज निकालते आती है। लेकिन जब तक ये डेटा नहीं आएगा तो एडीआई वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे, और एडीआई वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे तो डायबिटीज उस शहर में, उस गांव में, और जैसा अभी जो एक चर्चा हुई यहाँ पे कि मछलियां मरने लगी, तो आने वाले समय में इसकी बड़ी दिक्कत होगी और हमें सोचना चाहिए पेस्टिसाइड यूज करते समय। पिछले सप्ताह दादू ने, रमेश चंद्र जी मेहरा ने एक सवाल उठाया था कि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर 12 महीना अगर आप मिट्टी को बिजी रखोगे, 3 फसलें निकालोगे, तो आप सोचिए कि अगर कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी होती रही तो दिक्कतें आएगी या नहीं आएगी। कंटिन्यूअस मिट्टी को आप चलाते रहोगे तो कितना दिन तक चलने वाली है। और एक रूटीन था पहले कि समर में हम लोग हमारी मिट्टी को अच्छी धूप देते थे और उसका रेस्ट होता था, यानी यहाँ तक के कि अनार अंगूर जैसे जो क्रॉप है जो साल भरा चलते हैं, उसमें भी 1.5 महीना से 1 महीना या 2 महीना का रेस्ट दिया जाता है। तो जिस तरह हमें रेस्ट की जरूरत होती है, उसी तरह मिट्टी को भी रेस्ट की जरूरत होती है। हर साल 3 फसलें लेकर मिट्टी को कंटिन्यूअस हमने काम करवाया है, तो वह कहीं ना कहीं हमें भी धोखा देगी, यह सोचना जरूरी है। जी ओम। जी धन्यवाद डॉक्टर चौहान। मेरा प्रश्न पानी के ऊपर भी है कि पानी के कौन से एलिमेंट्स के ऊपर बातचीत क्या इसमें काम चल रहा है, क्योंकि कुछ चीजें तो मैंने सामान्य रूप से बता दी, लेकिन ये इरिगेशन वाटर का हम किस प्रकार से मापन करें और उसका मैग्निफिकेशन को कैसे समझने का प्रयास करें। सर, जैसा पानी में नाइट्रोजन की लेवल अब बढ़ चुकी है, फास्फोरस की लेवल बढ़ चुकी है, उस नाइट्रेट नाइट्रोजन की वजह से प्रीटर्म बर्थ होने लगे हैं। जो 9वां महीना में डिलीवरी होती थी वो 7वां महीना में होने लगा है। पानी में हेवी मेटल्स की मात्रा बढ़ी है, पानी में सॉल्ट लेवल बढ़ा है, पानी में माइक्रोबियल लेवल्स बढ़ चुकी है। तो ये सारी चीजें बायोमैग्निफिकेशन होके पानी के माध्यम से पौधे में आती है, पौधे के माध्यम से जैसा दूध में आती है, और वही दूध हम लोग पीते हैं, या जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके माध्यम से भी उन्हें यह पेस्टिसाइड या जो भी है, यानी नाइट्रेट नाइट्रोजन हो या हेवी मेटल होवे या पेस्टिसाइड होवे या अलग अलग सॉल्ट्स होवे, इन सब का बायोमैग्निफिकेशन होता है और उसका असर अपने शरीर पर बुरी तरह से दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें, जो भी हम लोग करते हैं उसका क्वांटिटी एटलीस्ट हम लोग निकालें, उसके बेसिस पे ही हम लोग निकाल पाएंगे कि हमने, जैसा एक सिंपल सा कहा जाए कि यहाँ पे 10 साल से 15 साल से खेती करने वाले बहुत से किसान हैं, तो पिछले 10 साल में हमने कितना यूरिया डाला, हमने कितना डीएपी डाला, हमने कितना पेस्टिसाइड डाला, ये आप कैलकुलेट कीजिए, और उसमें का 80% फास्फोरस वही है, आपके खेत में ही फास्फोरस गड़ा हुआ है। तो अगर आप हर सालाना मान लो सिर्फ 50 किलो डालते हैं तो 40 किलो तो आपने आपके मिट्टी में रखा हुआ है, तो वह टोटल अगर 40 किलो हर साल का अगर आप कैलकुलेट करो तो पिछले 10 साल में आपने 400 किलो आपके मिट्टी में रखा हुआ है, और वही फिर धीरे 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 पानी के स्रोत के माध्यम से अपने शरीर में आता है। जीव। जी शरद जी आप कंटिन्यू करिएगा। धन्यवाद। जी सर।
सर बहुत अच्छा और बहुत गहन चर्चा चल रही है। अब मैं रमेश दादू को बुलाता हूँ कि वो हमें शरद भैया एक्चुअली आज एक या दो ही सवाल लेते हैं, क्योंकि मैं ना आज सुबह 4:30 बजे सोया हूँ और जी तो मुझे ना अभी वापस थोड़ा कुछ काम है, तो आराम भी करना है मुझे। जी ओम सर। जी सर 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 रमेश दादू कोई ऐसे भैया कोई जवाब नहीं, वो नहीं है, सवाल तो करो, जाने दें डॉक्टर साहब। जी प्रश्न तो सर ऐसा है कि ये जो सब चीजें हैं इसको हम समाज में कैसे ले जाएं, और लोग जो है इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर क्या रणनीति बननी चाहिए? जी ओम। दादू मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि पहले जो खेती कर रहे हैं उन लोगों ने खेती में क्या यूज किया है वो डेटा सामने आना चाहिए, और हमें समाज का प्रबोधन करना भी सच में जरूरी है। जैसा हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, तो पहले किसान भाई एक साथ में आके, गांव के किसान भाई एक साथ में आके चर्चा करें, उसमें से कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा, और उसके बाद में हम लोग कंज्यूमर्स तक जाके ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, और डेटा कब आएगा तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे, और लिखने के लिए हमें कलम होना जरूरी है, नोटबुक होना जरूरी है। जो पेस्टिसाइड हम लोगों ने, हम भले ही ना लिखे लेकिन वो बराबर हमारे शरीर तक पहुंच जाएगा। जी ओम। जी ओम सर, अब आप आराम करें और बाकी के जो हमारी जो सदन है वो आपस में चर्चा कर ले। जी ओम। जी बहुत अच्छा। सर आप जा सकते हैं और हम लोग आपस में चर्चा कर लेंगे, और फिर आपने जैसे बताए हैं फिर हम उसकी तैयारी करके अगली बार मिलते हैं। जी आज के कार्यक्रम के लिए आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय दिया, विषम परिस्थितियों में आप इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए हृदय से आभार सदन की ओर से। जी धन्यवाद। ओम। जी ओम। जी शायद पवन सर जी का हैंड रेस था भैया। हाँ जी जी सर। मैं कह रहा था कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और उनका अपना जो एनालिसिस है डॉक्टर चौहान का, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आज भी बताया है। हमारे लिए इस मंच के लिए जरा सी असहज बात यह है कि हम कम से कम अगली बार हमें फिर से यह न सुनना पड़े कि हमारा डेटा कम हो गया। एक व्यक्ति भी अगर कहता है तो सबकी आज जो है हम सब बच जाते हैं। तो मेरा डेटा है ना, डेटा लिख के लाया हमने, सब डेटा है हमारे पास। अरे तो बताना था ना, वो बता रहे थे कि ये बताया नहीं, आज भी नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, अगली बार आप कर लीजिएगा, अगली बार कर लीजिएगा, क्योंकि हुआ नहीं ना। अब उसमें क्या है, हम ये बता सकते हैं कि 1 एकड़ में कितना स्प्रे होता है, कितना ml होता है, वो हम बता सकते हैं। अब वो वहाँ का जो डेटा निकालना कि इसमें कितना किलो और कितना किलो, वो थोड़ा अब जानकारी नहीं है हमको, लेकिन ये मालूम है कि परसेंटेज भी जो दवा है ना अपनी कितने % वाली है वो भी उसमें अपने को नोट करना है। अच्छा जी। जैसे कोई 30% होती है, कोई 72% होती है, तो वो परसेंटेज भी अपने को उसमें लिखना है, कितने % वाली दवा है। अच्छा। ये शरद जी और अशोक जी, हम मुझे लगता है कि अलग से भी इस मंच के अलावा भी अगर एक ऐसी वर्चुअल मीटिंग हो जाती है, या आप तो वहाँ आसपास भी हैं, अगर ऐसे मुलाकात हो जाती है, तो जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है उस फॉर्मेट में सारे जो कॉलम है उसको समझ के, उसमें जो चीज गैप्स हैं उस गैप का से भर के, और इस फॉर्मेट को लिपिबद्ध करके, मतलब लिख करके व्हाट्सएप भी के माध्यम से भी इसको हम अग्रिम रूप में भी डॉक्टर चौहान को भेज सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। जरूर कि इसी मीटिंग में ही उनको हम बताएं, तभी जब वो पूछें तभी बताएं। ऐसा प्रयास किया जा सकता है कि आपने फॉर्मेट भरा और जो चीज नहीं भर पाए या जो चीज नहीं समझ पाए उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, या उसमें लिख दीजिए ये नहीं समझ में आ रहा है या इसको नहीं कर पाए हैं। तो उनको एडवांस में ही व्हाट्सएप के माध्यम से आज की तारीख में
इसका हम उपयोग करके उनको एडवांस में भेज सकते हैं। जो भी किसान अपना बनाए वो डेटा को भेज दे, मुझे भी भेज देंगे, मैं भी उसको पढ़ लूंगा, अगर कुछ सुधार हो सकता है तो मैं भी सुझाव दे दूंगा। तो ऐसे करके हमारी तैयारी एडवांस में हो जाएगी, बार बार उनको पूछना नहीं पड़ेगा, और जो डेटा है उसको वो पर्ची को साथ में रख के, सामने रख करके अपने उद्बोधन को, अपनी तैयारी को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसे करके हमारे कार्यों की गति बढ़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा अनुरोध है कि हमारे सभी साथी अलग अलग राज्यों के भी जो है वो भी अपना जो है अपनी तैयारी कर लें और इसको बताएं। नहीं तो फिर हम इसी अगर चक्कर में घूमते रहेंगे तो इसके लिए मदद मिलेगी। डॉक्टर रोशन लाल जी हैं, डॉक्टर रोशन लाल जी से भी मेरा अनुरोध है कि आपके पास भी कोई ऐसा व्हाट्सएप करके आपके पास कोई भेजे तो आप भी उसका विश्लेषण कर लीजिएगा अपने स्तर से। और भी हमारे वैज्ञानिक अगर हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी हम विश्लेषण करने के लिए भेज सकते हैं या दे सकते हैं, और अगली बार में हम और अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पर अपनी बात को कह पाए और उसकी तैयारी पहले से कर लें। वो जरूरी नहीं कि हम सैटरडे को ही उसको करें, पहले से काम करना शुरू कर दें तो 2-3 दिन में जो जितना हो गया है उसको और अच्छा हो सकता है। तो डॉक्टर रोशन लाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी टिप्पणी दीजिए इस विधि पर। इस तरह से कार्य करने से शायद हम और तेजी से आगे बढ़। जी जी डॉक्टर रोशन लाल। जी जी सर, मैं प्रयास करूंगा। मैंने कुछ फॉर्मेट मैंने भी अपने लोगों को शेयर करने के लिए कुछ गूगल फॉर्म मैंने वो किया है, तो मैं भी उस पर तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है, थोड़ा सा हमारे पास हैंड्स कम है तो थोड़ा व्यस्तताएं ज़्यादा हो जाती है, पर मैं लगा हूँ उसमें कि कुछ अच्छा डेटा आ जाए जिसको हम एक सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि इस तरह से काम करके हम अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से आगे ले जा पाएंगे, और इसकी हमारी एक समझ जब बन जाएगी, समझ को आसान रूप से हम आगे ले जाने के लिए समाज में चर्चा करने के लिए हमारे पास उपयुक्त तथ्य भी रहेंगे, डेटा जिसको हम तथ्य कहते हैं, तथ्य भी रहेंगे। और दूसरे की बात को सुनते हुए, उनको विचारों को सुनते हुए अपनी बात को हम और अच्छी तरह से समाज में बाकी किसानों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, और भी जो लोग हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं उनकी बातों को हम तथ्यपरक रूप से रखते हुए अपने कार्यों को अच्छी तरह संपादित करेंगे। और ये जन जागरण वाली बात आपने जो कही थी कि हम इसको जनता के बीच में कैसे ले जाएं, बिल्कुल सही डॉक्टर चौहान ने कहा था कि हम तथ्य आधारित चीजों को ही जनता तक ले जाएं। और ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी है, ये कैलकुलेशंस को लिख करके, लिपिबद्ध करके, उसका मैसेज के रूप में उसको कन्वर्ट करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये केमिकल का जो ज्यादा उपयोग हो रहा है, अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जानलेवा उपयोग हो रहा है, इसकी तरफ हम अपना उसको कम करने में या उससे बचने के लिए आगे कदम उठा सकते हैं। जी नमस्कार सभी को। जी सर, बहुत अच्छा। अब मैं मुनीलाल सर जी को बुलाता हूँ कि वो आमे और जो मिट्टी परीक्षण पे और जो उन्होंने एक कार्यशाला की थी अभी बीच में, तो उसके विषय में बताएं। जी ओम, सदन को प्रणाम। और बहुत महत्वपूर्ण आज चर्चा आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी के साथ हो रही है। इसके पहले आदरणीय बालाघाट की ऊर्जामान बहन कल्पना जी ने योग कराया। मिट्टी परीक्षण की जो चर्चा अभी आदरणीय शरद वर्मा जी बोल रहे थे, अभी हम इधर नर्मदापुरम जिले में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधार रहे हैं। उसमें शरद भैया, मेहरा जी, मनीष जी, अशोक जी, सब लोग वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ। और मेरा जो हर खेत की जहाँ जहाँ अभी फसल विविधीकरण का यहाँ कार्यक्रम के अंतर्गत जिन किसानों का हमने पंजीयन किया है, सरसों बोया है, उन किसानों के खेत में जा रहे हैं, देख रहे हैं, और उनका मिट्टी जो कलेक्शन हुआ है वो मिट्टी को ला करके यहाँ रख रहे हैं। और यथार्थ मिट्टी का जो जांच होगी, अभी आदरणीय पवन कुमार जी ने जो किट प्रदान की थी, और यहाँ एक एक किसान का उसका मिट्टी का परीक्षण करके उस किसान की रिपोर्ट देंगे, उसको बताएंगे कि इसमें किस तत्व की कमी है, कि इस खेत को क्या आवश्यकता है,
अगर खेत में आदमी डीएपी डाले जा रहा है, केमिकल डाले जा रहा है, जहर छिड़क रहा है, कहीं यूरिया डाल रहा है, उसको आवश्यकता वो नहीं है और लगातार धरती माता को जहरीला बना रहा है। इसलिए मिट्टी परीक्षण अभी विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में हमने आदरणीय हमारे एमएल गौर साहब जी साथ में थे और खेतों में जाकर के किसानों को मिट्टी कैसे ली जाती है, मिट्टी का परीक्षण कैसे होता है, इसका महत्व क्या है, और पूरा जो है मिट्टी परीक्षण करने का जो प्रशिक्षण खेत में जाके आदरणीय राकेश गौर साहब के यहाँ धर्मकुंडी में पहुँच करके हमने किया। और किसानों के साथ लगातार संगोष्ठियाँ कर रहे हैं, महाविद्यालय में जा रहे हैं। जहाँ भी ऐसा लगता है कि हमें यह संदेश देना चाहिए, सबसे पहले मिट्टी परीक्षण की बात हम जो कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, सबसे पहले वो जांच लिखता है कि आप जांच करा के आइए, तो क्यों ना हम सबसे पहले मिट्टी के ऊपर जो है धरती माता की परीक्षण के ऊपर, अपने खेत की मिट्टी के ऊपर ध्यान दें और ये परीक्षण कराएं और जिम्मेवारी से कराएं। हमारे हर किसान को ये कराना ही चाहिए और मैं तो कहता हूँ कि साल भर में एक बार अवश्य अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं और इसी से जो है किसान की जो है दिशा और दशा बदल सकती है। अभी जो बात हो रही थी, आदरणीय मेहरा जी ने बोला कि इसमें कैसे परिवर्तन आ सकता है। परिवर्तन लाना अति आवश्यक है। ये विचारधारा के साथ ही हम जब किसानों से बात करेंगे और उनसे मिलेंगे, बैठेंगे, तभी जो है ये बदलाव आ सकता है। किसानों के बीच में चर्चाएं हो सकती हैं। क्या होता है कि किसानों को कहीं बुलाया जाता है और बुला करके उनको भाषणबाजी हो जाती है, किसान चला जाता है, किसान की बात ना हम सुन पाते हैं, ना किसान रूबरू हो पाता है। कम किसानों में एक, जैसे अभी डोर टू डोर कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन अभी हमने खेत टू खेत कार्यक्रम किया है कि मन में आया कि खेत टू खेत, खेत पर जाइए, किसान से मिलिए, किसान से बात करिए। ये जरूरी नहीं है कि हम जो है 10, 20, 25 किसान जब इकट्ठे हो जाएंगे गांव में तो हम मीटिंग करेंगे, नहीं, हम कहीं में नहीं बैठेंगे, हम सीधे किसान के खेत पर जाएंगे। अभी हम सिलवानी गए, सिलवानी में मोटरसाइकिल उठाई और खेतों में, नालों में हम राजेश सूर्यवंशी जी के साथ कल पूरे दिन जो है खेतों में जा करके और खेत पे किसान को बुला करके वहीं खड़ा करके और खेत बता रहा है, वो चर्चा कर रहा है, रूबरू हो रहे हैं, वो अपने घर की बात बताते हैं अपने आप से। इस प्रकार से हमें अगर काम करेंगे हम तो निश्चित इसमें बदलाव आएगा मेहरा जी। नहीं तो जो ऑफिशियल चर्चाएं होती हैं कि और वो किसान ना मन में ही रह जाता है। किसान के अनुभव भी बहुत अच्छे हैं, कई किसान ऐसे हैं कि जो नए नए तरीके अपना रहे हैं, तो वो भी हमें सुनने को मिलेंगे। तो हमारा निवेदन है कि कम से कम 10 किसान से रूबरू होकर चर्चा करें। जैसा अशोक पटेल जी ने कहा कि हमारे पास इस प्रकार के हम और अंदर से हम जो डाटा है वो नहीं निकाल पाएंगे, तो किसान के वो जो टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं उनसे वो डाटा निकलवा करके और वो प्रेजेंटेशन होना चाहिए। किसान अपनी बात अपनी भाषा में बात करेगा और जो एक्सपर्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो अपनी भाषा में बात करेंगे, तो ये समाधान इसका हो सकता है। जी ओम, इस पर किसी का कोई सुझाव हो तो सादरामद। दूसरी सूचना मैं और देना चाहता हूँ कि परम पूज्य मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर स्वामी परमात्म देव जी का भी 3 दिन का सिवनी मालवा में 16, 17 और 18 तारीख को योग शिविर होगा, किसान सम्मेलन होगा, लोगों से मिलेंगे और कई सभाएं करेंगे। तो उनका यहाँ आगमन है 16, 17 और 18, 3 दिन। टैगोर हायर सेकेंडरी स्कूल के आदरणीय प्रवीण अवस्थी जी के यहाँ वो कार्यक्रम आयोजन किया गया है उनके विशेष सहयोग से। तो मैं चाहूँगा कि नर्मदापुरम जिले के किसान और अन्य अड़ोस पड़ोस के जिले के किसान करके अपनी चर्चाएं भी कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन किसानों ने सरसों की खेती की है अभी, उनको भी हम बुला रहे हैं ताकि हम उनसे चर्चा कर सकें और उनकी उनसे रूबरू होकर के उनकी बात भी सुन सकें। जी चलिए, 8 बज गए हैं और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, कोई सुझाव, तो इस कार्यक्रम को जो है जी मेहरा जी। जियो, जैसे कि जो चर्चा हो रही, पवन सर ने जो कहा है, तो आज क्या हो रहा, आज हम लोग नर्मदापुरम में आदरणीय गौर साहब भी आ रहे हैं, अशोक पटेल जी भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आ रहे हैं। तो आज ही हम जो उनने जो प्रपत्र भेजे उनको निकलवा लें और एक दुकान पे बैठें। मेरा ऐसा सुझाव है, जो कीटनाशक वाली दुकान है, वहाँ उनसे समय ले लें 10-15 मिनट का, और उनसे जो दवाई हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग हो रही है
उन्हीं से पूछें कि भैया आपकी दुकान से सबसे ज्यादा कौन सी दवाई किस क्षेत्र में जा रही है, और उसको वहां से लेकर के उसका जो परसेंटेज है वहीं पर अपन आज यदि ये काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो अगले सप्ताह या उसके बीच में भी हम जो है आदरणीय संतोष चौहान जी की जो बार बार जो शिकायत आ रही है, वो मैंने कल सोचा था पर कल अचानक मेरा भोपाल जाना हो गया, नहीं तो ये बात सुनने को नहीं मिलती कि कल दिन भर में हम ये कर लेते, पर अचानक ही बन गया था। तो आज हम ये यदि कर ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हमको ये शिकायत भी हमारी पूरी हो जाएगी। और नर्मदापुरम में जो सबसे ज्यादा दो चीज है, एक तो मूंग चना और अपने सब्जी भाजी, तो हमारा जो सांगाखेड़ा वाला एरिया जो है बाबई वाला, वहां भी यहाँ से दवाई जाती है। और तो इस पर आप लोगों के क्या सुझाव, मैं आदरणीय सरद भैया और पटेल साहब से पूछ रहा हूँ जी। हो बहुत अच्छा सुझाव, मन की बात बोल दी आपने जी, बहुत अच्छा है। और अपन लोग जब मिलेंगे तो ये काम कर लेंगे जी। दादू के घर ही मिल लेंगे अपन तो सब आके, आज दादू के घर पे मीटिंग करेंगे। कितने बजे आना? प्रस्ताव समर्थन कहते हम जी दादू जी। समय बताइए कार्यक्रम कितने? पहले मुख्यमंत्री कार्यक्रम निपटा लेते हैं, फिर उसके गणेश बाद गौर जी का हैंड रीच है। गणेश गौर जी जी, आपका सुझाव किसान तक पहुंचने का बहुत अच्छा है। और किसान के खेत पे जाकर जो चीजें निकल के आती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो ये बहुत मन की बात आपने कह दी, और दूसरा परमार्थ देव जी जो आ रहे हैं तो उनका कार्यक्रम किसानों के साथ कब है, ये प्रश्न था मेरा। अभी अपन उनको कल बैठक कर लेते हैं, बैठक करके हम अपन क्लियर करेंगे। मैंने कार्यक्रम डाल दिया है कि एक कार्यक्रम किसानों का हो जाए, तो अपन चर्चा कर लेते हैं कहाँ रखना है, कैसे रखना है। अभी कल एमएल गौर साहब से चर्चा हुई है, वो कल शायद बैठक हम सब लोग करेंगे सिडनी मालवा में, और फिर वो अपन एक कार्यक्रम रखेंगे। लेकिन 3 दिन में 1 दिन कार्यक्रम किसानों का रखना है जी। सिंगारिया जी सूचना मिलेगी तो उसका लाभ मिल पाएगा जी। नहीं, अपन भी और विचार कर सकते हैं, कहीं भी एक कार्यक्रम किसानों का हो जाए जी। सिंगारी जी। सदन को सादर प्रणाम। में मेरा एक सुझाव था कि कुछ जो पेस्टिसाइड के विक्रेता हैं उनके यहाँ से 10-10 किसानों के या ज़्यादा नाम लेके फिर उनके पर्सनल मोबाइल नंबर लेके किसानों के, और उनसे संपर्क किया जाए फिर कि कितने एकड़ में कौन कौन सी पेस्टिसाइड कितना आप उपयोग करते हैं, तो और ज़्यादा अच्छे से डाटा मिल सकता है। अरे डाटा दुकान वाला दे देगा, वो रोज बेचता है, उसको मालूम कितनी दवाई जाती है, और अपन भी किसान है, अपने को मालूम कितनी डलती है कि नहीं। वो परफेक्ट किसान को मालूम। पेस्टिसाइड वाला तो अपने को ये बताया कि कौन सी परसेंटेज वाली दवाई जाती है, परसेंटेज नहीं मालूम, दवाई का नाम तो हम अपने को भी सब मालूम कौन कौन सी डलती है। नहीं, परसेंटेज पूछना उसमें परफेक्ट है जा। नहीं, जैसे एक किसान दवाई ले गया, वो कितने एरिया में डाल रहा है वो भी निकालना पड़ेगा ना अपन को। हाँ, तो एरिया में अपने को मालूम है कितनी डलती है, अपने को सब मालूम है। अशोक भैया अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो वो ठीक तो है, और पूछ लेंगे, अपन को पता भी है, दूसरे से भी पूछ लो। नहीं, वो लगभग टाइम खराब करना है, वो पूछना है। कहाँ कौन गड़बड़ बता देगा वो। अरे तो पूछ तो लो, गड़बड़ टाइम खराब होगा ना अपना, कोई इतना टाइम थोड़ी इधर उधर काम करें, जो परफेक्ट काम है वो करें, जो टाइम से जल्दी हो जाए। समय कौन के पास है? अरे आज नहीं, अन्न के लिए पूछा है कि ऐसा भी कर ले अपन, और जगह भी। आज तो दुकान पे चर्चा कर लो, और भी दिन हो जाएगा। अरे और जगह भी वो समय खराब करना। चलो आप निकल जाना, ये लोग कर लेंगे। अष्टपा तिवारी जी। जी सादर प्रणाम। अगर हमको भी वो फॉर्मेट मिल जाता तो कुछ जानकारी हम भी कलेक्ट कर लेंगे। मेहरा जी इनको तिवारी जी को, शशिकांत तिवारी जी को भेजो।
अस्थमा जी का जो मोबाइल नंबर रंजना जी को दिया है और रंजना जी ने इनको शायद जोड़ लिया है, तो वो पहुंच जाएगा। ये नहीं है तो फिर यार ये दूर की बात क्या कर रहे हैं? का भी वही है, पिछली बार भी हुआ था, अभी भी हुई है। आपने कहा था मैं जोड़ लूंगा,